कि इतने सारे उसके बंदों को मार दिया गया, वो तो बिल्कुल बौखला जाएगा। वो बेचारा सोच रहा होगा कि अब तक कि हम लोग मर गए होंगे, लेकिन उसको क्या पता कि हमने तो उसकी ही बर्बादी यहाँ पर लिख दी है। तो वो जोफेंग भी कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, बड़ा मजा है आज तो यहाँ पर यंगन की धज्जियां उड़ाकर। लेकिन ये तो एक छोटा सा खतरा था, आगे और भी कई सारे खतरे आ सकते हैं, इसके लिए मुझे तैयार होना होगा। वो घोस्ट मास कह रहा था न किसी डोम के बारे में। तो एक काम करते हैं, वहां पर चलते हैं। क्या पता उस डोम के अंदर से कुछ हमें ऐसा मिल जाए जो मेरी कल्टीवेशन को और ज्यादा बीक पर ले जाए। एक बार वहां जाकर मैं कुछ सीक्रेट आर्ट वगैरह वहां से ले लूं ना, तो उसके बाद मैं वापस अपने किंग लॉन्ग सेट के अंदर पहुंच जाऊंगा और फिर आराम से अपने कल्टीवेशन करते हुए अपना एक बार फिर ब्रेक थ्रू करूंगा। दूसरी तरफ हम सू और सोमी को देखते हैं। वो लोग ना एक तालाब के पास आए थे जो कि स्पिरिट एसेंस पूल होता है, यानी कि इस तालाब का जो पानी है ना, वो स्पिरिट एसेंस से भरा हुआ है। यहाँ पर बैठकर अगर थोड़ा नहाया जाए तो इससे कल्टीवेशन पावर इंक्रीज होती है, इंसान रिकवर होता है और वो खुद को और ज्यादा स्ट्रांग बना सकता है। तो यही काम करने के लिए यहाँ पर सूमी और सूर दोनों आए हुए थे और दोनों यहाँ पर नहा रहे थे ताकि वो अपने आप को और ज्यादा स्ट्रांग बना सके, क्योंकि घोस्ट मार से फाइट करने के दौरान उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हुई थी। तो वो अपने को रिकवर करने में लगे हुए सोमी तो अपनी बड़ी बहन से कहना चाहती है कि चूफेंग कितना बुरा है ना, वो हमें ऐसे छोड़कर चला गया। एक प्यार भरे शब्द भी नहीं कहे उसने और चला गया अपनी कल्टीवेशन करने के लिए, अपना बदला लेने के लिए। उसको हमसे ज्यादा तो कल्टीवेशन और बदला लेने में ही ज्यादा इंटरेस्ट है। तो सुरो कहती है कि हाँ, तुम सही कह रही हो, लेकिन यही तो उसकी खासियत है। अगर चूफेंग ऐसी हरकत ना करता, वो खुद के ऊपर, खुद के बदले के ऊपर ध्यान नहीं देता, तो अभी तक के उसकी और हमारी सबकी जान चली गई होती। चूफेंग की यही खासियत उसको सबसे अलग बनाती है। आज तो सही टाइम पर उसने आकर हमें बचा लिया, लेकिन हम भी ऐसे किसके ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते। कभी ऐसी जरूरत आ सकती है कि हमें भी चूफेंग का साथ देना होगा। तो हमें अपने को स्ट्रांग बनाना चाहिए ताकि जब ऐसा दिन आए ना, तो चूफेंग का हम साथ दे पाए और उसके कंधे से कंधा मिलाकर हम खड़े रह पाए। तो सुमी कहती कि बड़ी बहन, आप बातें तो ऐसी बड़ी बड़ी कर रही हो, लेकिन मुझे पता है कि आप भी बहुत ज्यादा मिस कर रही होगी चूफेंग को। सही कह रही हो ना मैं? तुम्हें भी याद आ रही है ना चूफेंग की? तो सो कहती है कि अरे बकवास बातें बंद करो, ऐसी बकवास बातें क्यों करती हो, मैं उसके बारे में क्यों सोचूंगी। लेकिन सुमी कहती है कि नहीं नहीं, मुझे सब पता है, आप उसको याद कर रही हो, क्योंकि मैं भी तो उसको कितना याद कर रही हूँ। काश वो हमारे साथ यहाँ पर होता तो कितना अच्छा रहता। एक काम करते हैं, यहाँ से हम कुछ खास चीज ले जाते हैं चूफेंग के लिए ताकि उसको गिफ्ट दे सके। यहाँ पर तो और भी कई सारी कल्टीवेशन से जुड़ी हुई चीजें हैं ना, तो उसके लिए गिफ्ट लेना तो बनता है। दूसरी तरफ हम चूफेंग को देखते हैं जो कि अपने किंगोंग सेट के एंसेस्ट्रल हॉल के अंदर आ चुका था। यहाँ पर ना उसके एक एंसेस्टर होते हैं, उनको एक क्रिस्टल के अंदर रखा गया था। तो चूफेंग यहाँ पर आने के बाद अपने एंसेस्टर से कहना चाहते हैं कि एंसेस्टर, मुझे माफ कर दिए, ये आज मेरी वजह से ना किंग लॉन्ग सेट के ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आई और दुश्मनों ने यहाँ आकर हमला शुरू कर दिया। सिचुएशन मैंने हैंडल तो कर ली, लेकिन हमें काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। तो एंसेस्टर कहते हैं कि तुम्हें उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, जो तुमने किया वो बहुत सही था। और वैसे भी जो डिस्ट्रॉय हुआ है वो तो सिर्फ चंद % हिस्सा था हमारे किंग लॉन्ग सेट का, लेकिन हमारा किंग लॉन्ग सेट अभी बहुत बाकी है, जिसको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है और मुझे उम्मीद है कि तुम यह काम अच्छे से करोगे। ऊपर से तुम यहाँ पर यानियान के सेट को भी लूट कर उसका सारा का सारा ट्रेजर यहाँ ले आए हो, जो कि हमारे सेट को और ज्यादा मजबूत बनाने में हेल्प करेगा। तो फिर तुम क्यों उदास हो रहे हो? तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। अब हमारा सेट पूरी तरह से रिकवर हो जाएगा। जितनी भी तकलीफें, जितनी भी परेशानियां उठानी पड़ी है, सब खत्म हो जाएंगे, वो भी तुम्हारी वजह से। तो चूफेंग कहता है कि मुझे आपको एक बात बतानी है। जब मैं यहाँ पर आ रहा था ना, तो आने से पहले मैं एक टोम के अंदर गया था और वहां से मुझे एक सीक्रेट टेक्निक मिली है। ऐसा लगता है कि चूफेंग उस रूम के अंदर जा चुका है जिसके बारे में घोस्ट मास्क ने उसको बताया था और वहां से उसको एक टेक्निक मिली। तो चूफेंग अपने एसेस्टर से कहता है कि टेक्निक तो मुझे मिल गई, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो टेक्निक है कैसी। मैं उसको कल्टीवेट ही नहीं कर पा रहा। तो एसेस्टर कहती है कि जो तुम टेक्निक लेकर आए हो ना, वो एक खास तरह की टेक्निक है जो कि कॉम्बिनेशन है डिफेंस और इल्यूजन का। एक बार तुमने इसको अच्छे से मास्टर कर लिया तो ये तुम्हारी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने में और ज्यादा तुम्हें स्ट्रांग बनाने में अच्छे से हेल्प करेगी। तो क्वीन जो होती है वो चूफेंग से कहना चाहती है कि चूफेंग, जिस जगह पे तू अभी एसेस्टर हॉल के अंदर मौजूद होना,
यह भी तो एक टोम का एंट्रेंस ही है ना। तो यहाँ पर भी तो कोई सीक्रेट आर्ट हो सकता है। तो अपने एसेस्टर से मांगो कि यहाँ पर कौन सा सीक्रेट आर्ट है, क्या पता वो भी तुम्हारी हेल्प कर दे। तो चौफेंग झिझकते हुए से ही अपने एसेस्टर से कहता है कि एसेस्टर देखिए, सारे टोन के अंदर कुछ ना कुछ सीक्रेट होते हैं, कोई टेक्निक होती है। तो यहाँ पर भी कोई सीक्रेट या टेक्निक मौजूद है क्या? मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहता हूँ ये। तो एसेस्टर कहता है कि मुझे पता है तुम क्या पूछ रहे हो, कि मेरे पास कोई कमाल की टेक्निक तुम्हें देने के लिए, या फिर यहाँ पर कोई सीक्रेट तुम्हें देने के लिए है भी या फिर नहीं है। अभी तो तुम सिर्फ मार्शल रन के 7th स्टेज पर ही मौजूद हो, लेकिन अभी तक ही तुमने यहाँ दो एक डिवाइन लेवल की टेक्निक को हासिल करके रखा हुआ है। तो मेरे ख्याल से तुम्हें अभी उसको ही तो मेरे ख्याल से अभी सही टाइम नहीं आया है तुम्हें मेरी वाली सीक्रेट टेक्निक देने का। जब सही टाइम आएगा ना, तो मैं खुद तुम्हें वो दे दूंगा। लेकिन हाँ, वो सीक्रेट टेक्निक छोड़ो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक दूसरी टेक्निक है जो तुम्हारे जरूर काम आएगी, और तुम उसको अभी कल्टीवेट भी कर सकते हो। टेक्निक का नाम था 9 हेवेंस ड्रैगन ग्लाइड टेक्निक, जो कि एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग मूवमेंट आर्ट होता है। मतलब इसको कल्टीवेट करने के बाद एक कल्टीवेटर की स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है। मतलब बिजली की रफ्तार के साथ वो इधर उधर जा सकता है। इस टेक्निक को एंसेस्टर ने खुद अपने हाथों से क्रिएट किया था। एंसेस्टर बताते हैं कि बहुत टाइम पहले ना आसमान से 3 हेवनली पोल्स बाहर निकले थे, जिनके अंदर अलग अलग एलिमेंट की पावर थी। तो मैंने उनमें से 2 एलिमेंट वाले हेवनली पोल को अपने पास रख लिया था। एक था आइस वाला और एक था फायर वाला। और तुम्हें पता है, इस टेक्निक के अंदर मैंने उन्हीं दोनों एलिमेंट के हेवनली पल को मर्ज करके इस टेक्निक को तैयार किया है। इस मदद से जब तुम अटैक करने जाओगे तो तुम्हारा अटैक भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनेगा, जो कि आइसो फायर की पावर से बना होगा। तुम्हारी स्पीड भी अपने फुल स्ट्रेंथ पे चली जाएगी। तो चूफेंग उसी टेक्निक को वहां पर कल्टीवेट करने के लिए बैठ चुका था। जैसे वो कल्टीवेशन करने के लिए बैठता है, वहां पर उसके असुर ड्रैगन की जो स्पिरिट होती है वो भी आकर पहुंच जाती है। चूफेंग यहाँ पर काफी मेहनत करता है। मेहनत करने के बाद वो उस टेक्निक को कल्टीवेट करने में, उसको पूरी तरह से मास्टर करने में लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उसने इस टेक्निक को अच्छी तरह से कल्टीवेट कर लिया है। जैसे ये टेक्निक चूफेंग ने कल्टीवेट की तो उसको बहुत ज्यादा तकलीफ होने लग जाती है। वो तकलीफ इतनी ज्यादा थी कि चूफेंग उसको बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था। तो क्वीन चूफेंग से बताने लग जाती है कि चूफेंग, तुम्हारा जो इनर कोर है ना, वो अपनी पावर को इंक्रीज कर रहा है। तुम्हारी टेक्निक की वजह से उसको पावर मिली। इस वजह से वो अपने आप को और ज्यादा स्ट्रांग बना रहा है। तो इस मौके को जाने मत दो। अपनी कल्टीवेशन को और ज्यादा फास्ट करो, ताकि तुम्हारा इनर कोर जो है ना, वो अपने पीक पर चला जाए। तो चूफेंग अपने इनर कोर वाले स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर पहुंच जाता है। यह जो जगह थी, यहाँ पर उसका इनर कोर था। मतलब कल्टीवेशन का जो कोर होता है ना, वो यहाँ पर मौजूद था। और यहाँ पर आने के बाद जैसे चूफेंग पहुंचा था, उसके सामने एक ड्रैगन स्पिरिट आ जाती है, जो कि उसके ऊपर हमला करने को तैयार थी। ये स्पिरिट ना बिल्कुल बौखलाई हुई थी, जो उसके पूरे कोर वाले वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने में लगी थी। यही ड्रैगन होता है जिसको यहाँ पर चूफेंग को कल्टीवेट करना है, उसको अच्छे से रिफाइंड करना है, ताकि वो अपने कोर को और ज्यादा स्ट्रांग बना सके। बॉस ड्रैगन से कहता है कि यार ड्रैगन, क्या कर रहा है, थोड़ा सा शांत हो जा। एक बार तुझे रिफाइन कर लूं, उसके बाद मेरा कोर पूरा हो जाएगा, उसके बाद तो हमेशा के लिए यहाँ रह सकता है। लेकिन अभी तोड़फोड़ मत मचच। चूफेंग यहाँ पर पूरी तरह से कोशिश करता है उस ड्रैगन को शांत करने की, लेकिन वह कर ही नहीं पा रहा था। तो काफी देर की कोशिश के बाद चूफेंग जब थक जाता है, तो वह तुरंत सीधा अपने असुरा गॉड की पावर को यूज करता है। और उसको यूज करने के बाद वो सीधा अटैक देकर मार देता है उसी ड्रैगन के ऊपर। और अटैक देकर मारने के बाद वो उसको रिफाइन करने में लगा हुआ था। वो ड्रैगन अपने को बचाने की कोशिश करता है, इधर उधर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो भाग नहीं पाता असुरा गॉड की पावर की वजह से। और अब यहाँ पर चूफेंग उस ड्रैगन को कंट्रोल कर पा रहा था। वो उसको अपने कोर के साथ मर्ज करने लगता है, जिससे होता यह है कि चूफेंग का जो कोर था ना, अब पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था, क्योंकि उस ड्रैगन की पूरी तरह से पावर मर्ज हो चुकी थी चूफेंग के कोर के साथ। और इस वजह से चूफेंग को बहुत अच्छा महसूस होता है। इसके बाद चूफेंग को वो जो दोनों हेवनली पल मिले, उसकी भी पावर को वो अपने साथ कल्टीवेट करने में लगा देता है, ताकि हेवनली पल की आइस और फायर की पावर भी उसके साथ शामिल हो जाए। चूफेंग को यहाँ पर कल्टीवेशन करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। सबसे ज्यादा कर्तव्य वही हेवनली पल को अपने साथ मर्ज करना। तो चूफेंग यहाँ पर खूब मेहनत करता है, पूरी जान तो मेहनत करता है, पूरी वो मेहनत करता है। और आखिरकार वो इसमें कामयाब हो चुका था।
उसने हेवनली पॉल को भी अपने साथ मर्ज कर लिया, जो देखकर चूफेंग की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो कहता है कि फाइनली आखिरकार मैं इसमें कामयाब रहा, मैं पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग महसूस कर पा रहा हूँ। लेकिन चूफेंग की ये खुशी ज्यादा टाइम तक के नहीं टिक पाती, क्योंकि तभी वहां पर वो जो हेवनली पल थे एक बार फिर से एडिट हो जाते हैं, और वो यहाँ पर दोनों आपस में मर्ज होते हुए चूफेंग के ऊपर ही अटैक करने लग गए। क्योंकि इनको रिफाइन करना, इनको कंट्रोल में लेना इतना आसान काम नहीं है। वो दोनों के दोनों हेवनली पर्ल चूफेंग के ऊपर अटैक करते हुए उसकी जान लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चूफेंग पूरी तरह से अपनी ताकत लगाता है ताकि किसी भी तरह से वो दोनों हेवनली पर्ल को शांत कर सके। लेकिन वो दोनों पर्ल तो सीधा चूफेंग के कोर के अंदर चले जाते हैं, और वहां पर जाने के बाद वो चूफेंग की बॉडी के ऊपर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। यानी कि पर्ल चूफेंग को अपने कंट्रोल में लेना चाहते थे, जो कि चूफेंग कभी होने नहीं देगा, वरना ऐसा तो वो अपने ऊपर ही कंट्रोल खो देगा। चूफेंग तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का यूज करता है और अपने इनर कोर को बचाने की कोशिश में लगा था। वहां पर क्वीन भी कहने लग जाती है कि क्वीन बताती है चूफेंग से कि चूफेंग तुम्हें यह करने से रोकना होगा। अगर उन्होंने तुम्हारी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लिया ना, तो फिर समझो कि तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा। लेकिन तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं यहाँ पर हूं ना, मेरे अलावा कोई भी तुम्हारी बॉडी के ऊपर कब्जा नहीं कर सकता। तो क्वीन तुरंत यहाँ पर बीच में आती है और अपनी पावर को एक्टिवेट करने लग गई थी। वो जैसे अपनी पावर को एक्टिवेट करती है, उसके बाद तो वो सीधा हेवनली पुल के ऊपर अटैक देकर मारने लग गई थी, क्योंकि चूफेन की बॉडी के अंदर वो क्वीन रहती है ना। तो यहीं पर आ चुके वो दोनों के दोनों हेवनली पल, जो उसके ऊपर भी अटैक करने वाले थे, लेकिन क्वीन के अटैक लगने की वजह से हेवनली पल थोड़े से कमजोर होने लगते हैं, और जितना वो कमजोर होते हैं उतना ही यहाँ पर वो चूफेंग के ऊपर अटैक करने लग गए थे, क्योंकि क्वीन का मुकाबला करना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। लेकिन चूफेंग को वो आसानी से टक्कर दे पा रहे थे, तो चूफेंग तुरंत यहाँ पर अपनी टर्टल स्पिरिट को समान कर लेता है। जैसे उसके पास टाइगर्स एक टर्टल स्पिरिट है ना, वैसे एक टर्टल स्पिरिट भी है, जिसको भी उसने काफी टाइम पहले कल्टीवेट किया हुआ था। तो यहाँ पर यह करने के बाद थोड़ा ही सही, लेकिन चूफेंग हेवनली पल को कंट्रोल कर पा रहा था तब तक कि वहां पर वो सूमी भी आकर पहुंच जाते। जब वो देखते हैं चूफेंग को हेवनली पल के साथ मुकाबला करते हुए, तो वो काफी ज्यादा घबरा चुके थे कि चूफेंग क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना, क्या हुआ है तुम्हें। लेकिन जैसे ही यहाँ पर सुमी और सूरो यहाँ पर आते हैं, चूफेंग उससे कहते हैं कि तुम यहाँ पर नहीं आ सकते, जाओ यहाँ से, सिचुएशन अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन तब तक के बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। वो दोनों के दोनों हेवनली पल अब चूफेंग को छोड़कर सूरो और सूमी की तरफ ही बढ़ने लग गए थे। चूफेंग उस हेवनली पल को रोकने की कोशिश करता है कि नहीं, तुम ये नहीं कर सकते, तुम इन दोनों की बॉडी के ऊपर कब्जा नहीं कर सकते। लेकिन देर हो चुकी थी। उन दोनों के दोनों हेवली पल ने सूर और सूमी के ऊपर अपना कब्जा कर लिया था। वो उसके ऊपर ही अटैक देकर मार देते हैं, जिसमें से आइस वाला पॉल गया था सोरो के अंदर और पार वाला गया था सोमी के अंदर। इस वजह से दोनों वहां पर बेहोश हो चुके थे। चूफेन जल्दी से अपनी पावर का यूज करता है और उनके अंदर से वो हेवन ये बॉल बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले, कुछ कर ही नहीं पाता। वो यहाँ पर होश में भी नहीं ला पा रहा था उन लोगों को। तो जूफे क्वीन से कहता है कि क्वीन, ये क्या हुआ, मैं इनको कैसे ठीक कर सकता हूँ, ये लोग तो बिना मतलब के यहाँ आकर फंस गए। वो हेवनली पोल बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मैं उनको कंट्रोल कर ही नहीं पा रहा। तो क्वीन भी कहती है कि चूफेंग, अभी जितनी तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल है ना, उसके हिसाब से तुम इनको इस तरह से नहीं बचा सकते। बड़ी मुश्किल से तो तुमने अपने आप को बचाया, वरना तुम्हारी भी जान इसी तरह से चली जाती है। सूरू और सूमी हल्का हल्का होश में आते हैं और चूफेंग से कहते हैं कि चूफेंग, तुम यहाँ से जाओ, हमें लगता है कि हम मरने वाले हैं, लेकिन हमें कुछ हो जाए फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए, इसलिए भागो तुम यहाँ से। और चूफेंग रुकने वाला नहीं। वो हेवनली पुल से कहता है कि हेवनली पुल, तेरी हिम्मत कैसे हुई जो तूने इन दोनों को पोजेस कर लिया, बाहर निकल कर आ गया, तेरे अंदर हिम्मत है तो। और तभी भागते हुए वहां पर एनसेस्टर आते हैं, जो सबसे पहले चूफेंग को वहां से साइड करते हैं, और उसके बाद वह तुरंत ही सूर और सुमी के ऊपर एक सील लगा देते हैं। एंसेस्टर भी देखकर हैरान रह चुके थे कि मुझे यकीनहीन ही होता था कि अभी तक कि ये दोनों के दोनों हेवनली पुल एक्टिव थे। जहां तक कि मेरा ख्याल जा रहा था, मैंने तो इन दोनों को बिल्कुल सील करके टेक्निक के अंदर डाल दिया था, जो टेक्निक मैंने चूफेंग को दी थी, और ये टेक्निक में से ऐसे बाहर निकल कर आ जाएंगे मुझे बिल्कुल नहीं पता था। और इन दोनों ने तो यहाँ पर सूर और सुमी को पजेस कर लिया है। एंसेस्टर तुरंत अपनी पावर का यूज करते हुए सूर और सुमी के ऊपर ना एक प्रोटेक्शन बैरियर लगा चुके थे,
ताकि उनकी जान ना चली जाए, वरना तो वो हेवनली बोल उनको जान से ही मार डालता। जूफेंग एंसेस्टर से कहता है कि एंसेस्टर अब क्या होगा इनके साथ, मैं इनको कैसे बचा सकता हूँ। तो जूफेंग कहता है कि देखो तुम ना अभी कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पर मैंने सील लगाकर इन दोनों की जान तो बचा ली है। अब हेमली पुल्स सप्रेस हो चुके हैं, यानी कि मैंने इनको ना सू और सूमी की बॉडी के अंदर दबा कर रख दिया, वो उसके अंदर से बाहर नहीं आ पाएंगे। वरना ऐसे छोड़ देता तो वो बॉडी पे कब्जा करके उन दोनों की जान ले लेते। लेकिन मैं ना जितनी मेरी पावर है उसके हिसाब से सिर्फ 1 साल के लिए इन दोनों को सप्रेस कर सकता हूँ। 1 साल तक के अगर हमने कोई तरीका नहीं ढूंढा ना, तो अगला साल पूरा होते होते ही वो हेवन एपल वापस से दोनों की दोनों को मार डालेंगे। लेकिन हाँ, अगर इनको तुम्हें बचाना है ना, तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है, वो है वलेट कलर के रोप के जो स्पिरिट और स्ट्रॉन्ग है ना, उनको ढूंढना, क्योंकि वलेट रूबी स्पिरिटिस्ट के पास ही वो पावर होती है कि वो हेवनली पर्ल को आसानी से सप्रेस कर सकते हैं। तो चूफेंग क्वीन से कहता है कि क्वीन देगो, मुझे किसी वलेट रूबी स्पिरिटिस्ट को नहीं ढूंढना है। क्या तुम मुझे यह बता सकती हो कि क्या मैं मेहनत करके 1 साल के अंदर वलेट रूबी स्पिरिटिस्ट बन सकता हूँ? क्योंकि मुझे खुद बचाना है यहाँ पर सूमी और सो, क्योंकि ये मेरी गलती की वजह से इतनी बुरी सिचुएशन में फंसे हैं, तो मैं ही इनको बचाऊंगा। क्वीन कहती है कि तुम यहाँ पर ब्लू रूब स्पिरिटिस्ट तो बन गए, लेकिन वॉलेट बनना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, वो भी सिर्फ 1 साल के अंदर, ये शायद ही करना पॉसिबल है। तो चूफेंग कहता है कि मुझे ना घोस्ट टावर के अंदर जाना चाहिए जहां पिछले सीजन में भी मैं गया था और वहां पर एक मंकी मुझे मिला था, तो हो सकता है कि इस बार वो मंकी फिर से मेरी हेल्प कर दे वट रोबिस स्पिरिटिस्ट मुझे बनने में, क्योंकि उसने कहा था कि अगर एक बार चूफन ब्लू रूबी स्पिरिटिस्ट बन जाता है ना, तो उसके बाद उसकी हेल्प से वो मंकी की जो स्पिरिट है वो घोस्ट टावर से बाहर निकल कर आ जाएगी, और साथ ही साथ वो तुम्हें डीमन माउंटेन के जितने भी ट्रेजर वगैरह है, अगर तुमने उसका साथ दिया तो मुझे लगता है कि वह डीमन माउंटेन तुम्हें जाना चाहिए। वहां पर जाकर तुम्हारे पास चांस होगा वट्रोब स्प्रेड्स बनने का। तो चूफेंग वहीं जाने के लिए निकल चुका था, लेकिन क्या चूफेंग वट्रोब स्प्रेटिस्ट बनकर सूर और सुमी को बचा पाएगा, यह तो हमें आगे ही पता चलेगा। जिस सीन को दिखाते साथ ही यह वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।